Hello, good morning everyone. So in this video I am going to teach you about the boundary conditions which are satisfied by electric field and displacement vector at the boundary at the interface between two homogeneous dielectrics. Okay, so we will calculate the boundary conditions satisfied by E electric field and D is the electric displacement vector. Okay, at the interface between two homogeneous dielectrics. ओके देखो इसमें क्या है कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम एक ही मीडियम की बात कर रहे थे. उसमें हमारे पास सिर्फ या तो डाइलेक्ट्रिक था या सिर्फ वैक्यूम था, इस तरह से था. सो अब जो हम बात करेंगे उसमें हम दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और वो जो दो मीडियम है वो दोनों होमोजीनियस मीडियम है. ठीक है, और वो डाइलेक्ट्रिक हैं. तो इसलिए हम जो इंटरफेस है, जो हमारा इंटरफेस मतलब जो बाउंड्री है, ठीक है, जो सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है इन दोनों मीडियम को, ठीक है, वो दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो मीडिया है वो क्या है, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स हैं. और हमने उस पर जो बाउंड्री कंडीशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो वो सेटिस्फाई करते हैं वो फाइंड आउट करनी है कि क्या होंगी. ओके, अब इसके लिए देखो कि जो सबसे पहली बात कि बाउंड्री कंडीशंस होता क्या है. देखिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये होता है कि अगर सपोज करो कि आपके पास कोई फील्ड E एग्जिस्ट करती है किसी जगह पे, ठीक है, एग्जिस्ट करती है कैसे रीजन में जहाँ पे दो मीडिया आ रहे हैं, दो डिफरेंट तरह के मीडिया आ रहे हैं. यहाँ हमारे केस में दो डाइलेक्ट्रिक आ रहे हैं जिसके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स होंगे. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन विच इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया. ओके, so the condition that must satisfy at the interface, ठीक है, which is separating the two media, these are known as boundary conditions. ठीक है, तो boundary condition क्या है, condition that must satisfy at the interface between two between the two, या फिर ऐसे लिख दो कि at the interface separating the two media. Okay, so these conditions are known as boundary conditions, and these boundary conditions are helpful in determining the field. Okay, these are helpful in determining the field on the one side of boundary, if the other side the field is given. If the field on the other side is known, ओके, तो अगर आपके पास एक साइड पे बाउंड्री की फील्ड आपके पास नोन है और दूसरी तरफ आपने निकालनी है, सो दीज आर बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, इनके लिए हेल्पफुल होती हैं, इनसे हम फील्ड जो है निकाल सकते हैं. सो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है इनको निकालने के लिए हमें दो मेन इक्वेशंस यूज़ करनी होती है. वो दो मेन इक्वेशन कौन सी हैं, दीज आर, नंबर वन इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप क्लोज इंटीग्रल ओवर द लाइन एलिमेंट. ठीक है, ये एक इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन है जो हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए, दैट इज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल सरफेस का. ठीक है, D डॉट ds इज इक्वल टू Q, चार्ज जो मतलब एनक्लोज चार्ज है. ठीक है, अच्छा, अब कई जगह पे आपको हो सकता है ऐसा लिखा मिलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन से आई है, ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है. नहीं,
ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप खुद भी देखोगे तो आप भी कह सकते हो कि भाई ई डॉट डी एल तो माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी होता है। ई डॉट डी एल का इंटीग्रल ये होता है माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। या आप जो मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी तो आप ये उसको बता सकते हो कि ये मैक्सवेल इक्वेशन ये है, ना कि ये। मैक्सवेल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं आता। कई जगह पे कई लोग ऐसे ही बताते हैं कि जीरो ये मैक्सवेल इक्वेशन है। नो, इट्स रॉन्ग। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की है, ठीक है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की है जो कहता है कि एक क्लोज्ड अगर हम लूप लेते हैं, ठीक है, सर्किट, वो सर्किट के लिए बता रहा है, यहाँ पे हम वही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज ही हो रहा है। बेसिकली ई डॉट डी एल क्या होता है, दिस इज समेशन ऑफ वी। समेशन को इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा है तो सम ऑफ द वोल्टेज ओवर ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और दिस इज सेम एज दैट दिस इक्वेशन। सो समेशन वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल। इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो कि वी जो है दिस इज ई डॉट डी एल वी को, ठीक है, तो उसी को वी को ही लिखा हुआ है। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये यहाँ वहां से आ रहा है, ठीक है। तो कोई अगर आपको पूछे ना कि मैक्सवेल इक्वेशन, आप मैक्सवेल इक्वेशन बोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन से नहीं आ रहा, तो आप यहाँ बी वाली टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जो ये वाली इक्वेशन है, ये अगर आप देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगा के तो ये इक्वेशन आपकी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसको कहते हैं, डी को ही कहते हैं। जो डी है ना, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की ये इक्वेशन है और ये बेसिकली गॉस लॉ ही है, जो कि गॉस लॉ में हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि इंटीग्रल, हमने गॉस लॉ में पढ़ा था ई डॉट डी एस, हमने ये एक मिनट ई डॉट डी एस आपने गॉस लॉ में पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस लॉ है, ये सेम है इसके। यहाँ पे d जो है e से रिप्लेस हो गया क्योंकि जो d होता है ना, d क्या है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स e d, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो ना, उधर लेकर जाओगे तो ये एप्सिलॉन नॉट e बनेगा इंटू डी एस, और एप्सिलॉन नॉट e को आप d लिख सकते हो। सो ये d डॉट डी एस इज इक्वल टू q बन जाएगी, मतलब ये आपकी इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये गॉस लॉ की इक्वेशन है, ये केवीएल लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू रिजॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसको आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, राइट। और ये टू कंपोनेंट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, चाहे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। तो ये कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे, ये होगा E इज इक्वल टू E टेंडेंशियल, ठीक है, प्लस E जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल के लिए हम N यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ E, टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ E, and this is normal component of E. Similarly we can write D can be resolved. D को कैसे लिखेंगे, D is equal to D टेंडेंशियल प्लस D नॉर्मल, ये इसका टेंडेंशियल, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ओके। नाउ अब देखो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक, ये वेक्टर आपके पास, ठीक है। और इस वेक्टर में सो दिस इज योर मीडियम, इंटरफेस है ये आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। So this is your electric field vector in the first media. I have denoted here by E1,
ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट मीडिया एंड दिस इज़ योर सेकंड मीडियम, ठीक है। ये हमने E2 से डिनोट किया, राइट। अब इनको हमने रिजॉल्व करना है, ठीक है। इनको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में, और ये कैसे होंगे, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया इसको। ओके, सो ये जो आपका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो होगा ये नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला जो आपका कंपोनेंट है ये टेंडेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ये टेंडेंशियल कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट है ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। और इस मीडियम के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 1 इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, अब इसको जो बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम एक क्लोज, हमने जो इंटीग्रल जो है इसके लिए हम जो इक्वेशन है जो हमारी वो है E.dl इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज़ होगी यहाँ पे। इसके लिए हमें क्लोज्ड हमें पाथ एक कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लेती हूँ, मैं एक रेक्टेंगुलर सा एक पाथ कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। और ये पाथ हमारा ऐसे जाएगा, ओके, एंड आई हैव this split this rectangular portion into 6 parts। ये 1 मैं इसको लेबल कर रही हूँ, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। एंड ये जो इसकी जो ये विड्थ, ये चीज़ है इसको हम विड्थ बोल रहे हैं इसकी रेक्टेंगुलर लूप की, इसको हमने डेल्टा W से डिनोट किया है। और ये जो है इसकी ये हाइट है, इसको हमने डेल्टा H से डिनोट किया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या होगा, देन इट विल बी डेल्टा H/2। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसमें आपने ये जो लूप है ये आपने ये जो है ये आपने इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो अब आपने पहले एक एक पार्ट का लेंगे, मैंने तभी पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट के लिए लोगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है 1 के अलोंग, वो आपकी ये वाली जो है E1t, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस E1t। और जो dl है, मतलब जो ये वाला पार्ट है, वो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा आपका ये जो डेल्टा W है, ठीक है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे, सेकंड पार्ट हमारा है ये वाला। इसके लिए आप देखोगे तो ये कंपोनेंट आपका जो है वो ये है E1n, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, डेल्टा H/2। थर्ड के लिए आप देखेंगे तो ये आपका है ये वाला E2n, ठीक है। और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा H/2। अच्छा, हम ना जो एरोज हमने बनाए हैं ना, इसमें हमने कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं कि जो एरो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब ये वाली डायरेक्शन है जो, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो ऐसे होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। जो ऊपर होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब 4 के लिए लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। और ये जो आपका है ये किसके इक्वल होगा, ये E2t है ये वाली, ठीक है, ये E2t, और ये आपका डेल्टा W है। फिर फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ के लिए आपके पास ये E2n आएगा, ठीक है, माइनस आएगा प्लस माइनस आएगा क्योंकि नीचे है, तो ये माइनस E2n, ठीक है, डेल्टा H/2। देन लास्ट फॉर 6 विल बी माइनस, क्योंकि नीचे आ रहा है, और इसमें E1n डेल्टा H/2। अब यहाँ पे इसको मुझे अलग से बताने की ज़रूरत तो नहीं है, 1 2 3 मैंने वैसे लिख के बता दिया, बट मैं दोबारा कर देती हूँ। ये 1 के लिए है, ठीक है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 है, और ये 6 है।
ठीक है, दिस होल इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन है उसके हिसाब से, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जो E2n डेल्टा h/2 है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, E1n भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दे रही हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे ना, ये वाला और एक ये वाला, E1t डेल्टा w माइनस E2t डेल्टा w। सो आई कैन राइट E1t डेल्टा w माइनस E2t डेल्टा w इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे E1t माइनस E2t और डेल्टा w को हमने बाहर कर दी, कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब जो हमने जो कंडीशन निकालनी है, हमें ये बाउंड्री पे निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा h है दिस इज अप्रोचिंग टू 0 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम जो भी कंडीशंस लगानी है बाउंड्री पे निकालनी है, तो हम डेल्टा h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे। ओके, यहाँ पे डेल्टा h की तो टर्म नहीं, हमारे डेल्टा w है और हमें पता है डेल्टा w 0 नहीं हो सकता। सो क्या 0 होगा, ये होगा 0, तो ये बन जाएगा E1t इज इक्वल टू E2t। सो यहाँ से आ गया कि जो टेंडेंशियल कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि ET जिसको हम कहते हैं, दिस आर सेट टू बी कंटिन्यूस। ET इज सेट टू बी कंटिन्यूस, ओके, across the boundary, okay। Similarly जो डायलेक्ट्रिक जो D वाला था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि D जो होता है दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E। सो आई कैन राइट D1t एज एप्सिलॉन 1 E1t and D2t can be written as epsilon 2 E2t, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये है आपको पता है E1t इक्वल टू E2t ना, तो अगर आप ये चीज़ लगाओगे तो आपके पास ये आएगा कि भाई D1t इज इक्वल एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2t बाय एप्सिलॉन 2, ये बनेगा आपके पास। सो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन आ रही है, ठीक है, फॉर D। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिफरेंट है। सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट द अक्रॉस द बाउंड्री, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी, वो है इंटीग्रल d डॉट ds इज इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक है। और यहाँ पे हम जो चार्ज है वो टोटल इनक्लोज चार्ज ले रहे हैं, ये क्लोज सरफेस के लिए है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने इसमें यूज़ करनी है जो बाकी की बाउंड्री कंडीशंस निकालने के लिए। फॉर दिस यू हैव टू कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके, ठीक है। ये हमें पता है ये गॉस लॉ है, मैंने आपको बता दिया गॉस लॉ है, तो हमें गॉसियन सरफेस से कंसिडर करना होगा। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने इंटरफेस बना दिया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ओके। अब इसमें जो आपका D है वेक्टर, ये आपका हो गया D1 और ये वेक्टर आपका D2, ओके। सो इसमें अब आप फिर से वही स्टेप करने हैं आपने, इसको D1 को डिसॉल्व करेंगे हम, तो D1t और D2t में D1t एंड D1n, तो ये क्या बनेगा, देखिए तो ये जो है आपके पास ये बनेगा D1n और
ये जो है आपका D1T। ओके, और सिमिलरली हम इसके लिए निकालेंगे ये D2T और ये D2N। अब इसके लिए मैंने आपको बोला कि हमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे इसकी जो ये है इसको हमने डेल्टा H से डिनोट करा है, राइट। सो ये जो है मेरा ये D2N होगा, ये जो है ये D1N होगा, क्लियर है। और ये जो इसका है एरिया इसका, दिस इज डेल्टा S, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटरफेस वाला। और अब इसमें आपने ये वाली कंडीशन, ये इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो ये लगाओगे तो इसमें देखोगे 3 पार्ट्स बनते हैं, एक ये टॉप, ये बॉटम और ये कर्व्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। सरफेस का आपको लेना ना, तो पहला सरफेस है जो हम टॉप ले रहे हैं। टॉप के लिए आपके पास D2 है, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रल D2, ओके, D2 ds, ओके, D2N, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लिखोगे D1N, ये हो गया आपका बॉटम। और जो कर्व्ड वाला है उसके लिए जस्ट D, ठीक है। इसके लिए आप जस्ट D यूज करोगे, इसके लिए आप D1 यूज करो, इसके लिए आप D2 यूज करो, ठीक है। और ये आपका है ये आपका टॉप के लिए, ये बॉटम है और ये है साइड, ठीक है। ये टोटल इक्वल टू जो है चार्ज के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ जो डेल्टा H अप्रोचिंग टू 0 करेंगे, हमें यहाँ पे बाउंड्री पे निकालना है, क्योंकि तो डेल्टा 0 करेंगे तो ये वाला जो है ना पोर्शन, ये कैंसिल हो जाएगा साइड वाला, क्योंकि अगर साइड ही नहीं रहेगी, डेल्टा H अप्रोचिंग 0 में साइड ही नहीं रही, तो ये जो कंट्रीब्यूशन देगा ये 0 हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास ये दोनों टर्म्स की ही कंट्रीब्यूशन आएगी, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू D2N डेल्टा S, ठीक है, और माइनस D1N डेल्टा S, क्योंकि जो D1N वाला टर्म है वो नीचे की तरफ है, D2 जो है वो ऊपर की तरफ था, इसलिए हमने माइनस कर दिया। और इक्वल टू चार्ज जो है यहाँ पे जो आपकी रो होती है वो Q बाय V होता है, तो चार्ज हो गया आपके पास रो इंटू V, ओके। सो ये आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे हम हाइट नहीं ले रहे तो सिर्फ सरफेस लेंगे, डेल्टा S, ठीक है। सो ये जो आपकी इक्वेशन है यहाँ से D2N माइनस D1N डेल्टा S इज इक्वल टू रो S डेल्टा S, ये कैंसिल हो गया। सो D2N माइनस D1N इज इक्वल टू रो S, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अगर आपके पास कोई फ्री चार्जेस ना हो, ठीक है, ये क्या है तो चार्ज डेंसिटी ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं है, इफ देयर आर नो फ्री चार्जेस आर नॉट देयर, नो फ्री चार्जेस आर देयर, सो इस केस में क्या होगा कि जो रो S है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ये इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, D2N माइनस D1N इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट D2N इज इक्वल टू D1N। सो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है ऑफ D इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, ओके। सिमिलरली अब आप उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो D होता है दिस इज एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। अगर आप D1 के लिए लोगे एप्सिलॉन 1 E, ठीक है। सिमिलरली आप उसके लिए लोगे 2 के लिए यहाँ पे En,
और फिर ऐसे ही 2 के लिए लोगे एप्सिलॉन 2 E2n, ठीक है। और जो D1 है वो इक्वल टू D2 और D2n है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2n। तो ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जो है आपकी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिसकंटिन्यूस है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E1n अपॉन E2n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस एट दी बाउंड्री। सो ये आपके बाउंड्री कंडीशंस आ गए। अब इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ जो हमने करनी है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस यहाँ पे क्या है कि हम ऐसी कंडीशन मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो आपका स्नेल्स लॉ है, वो ओबे करती है और वो इक्वेशन आपके यहाँ से डिराइव होगी, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपके पास ये मीडियम है, ठीक है, और ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी यहाँ पे, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है जिसको हमने थीटा 1 से डिनोट किया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसको हम फिर रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, जिसको ये लिखेगा E1n और E1t और ये E1n, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बताऊं तो ये E2 को रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, थीटा 2 लेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो ये बनेगा E2t और ये वाला कंपोनेंट होगा E2n, ठीक है। यह जो मीडियम है इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 2, इसके लिए एप्सिलॉन 1 ले लिया हमने। तो अगर मैं D1 लिखूंगी तो होगा एप्सिलॉन 1 E1, तो मैं D2 लिखती हूँ तो होगा एप्सिलॉन 2 E2, ओके। अब अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास है कि E1t जो है वो E2t के इक्वल है, और हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन है D1n इज इक्वल टू D2n, ठीक है। यही हमने अप्लाई करनी है कि E1t इज इक्वल टू E2t, ठीक है। तो E1t जो है आप देखोगे यहाँ पे वो कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट बन रहा है, E1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा E1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू E2 साइन थीटा 2, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ये इसको अब कंसिडर कर रही हूँ मैं D1n इज इक्वल टू D2n, जो मैं इसके लिए कंसिडर करूँगी 2 मीडियम के लिए। तो E है, E को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करें D, तो ये D2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सेम है। सो इसके लिए आप देखोगे तो D1n जो होगा, जो D1n है दैट इज D1 cos थीटा 1, ठीक है। अगर आप इसके लिए देखते हो ना तो ये बनेगा D1 cos थीटा 1, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट होगा। और सेकंड मीडियम में देखेंगे तो वो हो जाएगा D2 cos थीटा 2। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन, ठीक है। इसको आप D1 की वैल्यू पे एक बार पुट ही कर लेते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 cos theta 2, let it be 3, okay. So dividing the equation, then what you will get is you will get E1 sin theta 1 divided by epsilon 1 E1 cos theta 1 equal to E2 dividing 1 by 3, okay. So E2 sin theta 2 divided by epsilon 2 E2 cos theta 2, ये कैंसिल हो जाएगा E1। सो आपके पास साइन बाय कॉस जो होता है वो टैन होता है, टैन थीटा 1 अपॉन E1 एप्सिलॉन 1 इक्वल टू टैन थीटा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2, ये आ गया,
ठीक है. And this can be also written as tan theta 1 upon tan theta 2 is equal to epsilon 1 by epsilon 2. Hence this proves the law of refraction or the Snell's law. ठीक है. So the boundary condition which I used to determine the refraction, so I have used here and I have derived this law. Okay, I hope it's clear. If you are having any doubts, you can put it in the comment section. That's all for today. Thank you and have a nice day.